हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर एक नया प्रोविजन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 194 क्यू। सबसे पहले अपन इसकी एक प्लेन रीडिंग लेते हैं, आप भी देखिए। एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट, बोला गया हियर इन आफ्टर इन दिस सेक्शन रिफर्ड टू एज सेलर फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स। वर्ड यूज किया है एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 lakh rupees in any previous year shall at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment thereof by any mode whichever is earlier deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceeding rupees 50 lakh as income tax। क्या बोला इसने, एकदम इजी बात करते हैं। बायर अगर माल खरीद रहा है, कैपिटल गुड्स हो या रेवेन्यू गुड्स हो, बायर अगर माल खरीद रहा है तो उसको 0.10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। एक चीज दी गई है, सेलर आपका रेसिडेंट होना चाहिए। आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करो या पेमेंट ट्रांसफर करो, जो भी आपकी इवेंट पहले हो जाएगी उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर सामने वाले ने पैन नहीं दिया, सेलर आपको अपना पैन नंबर नहीं बता रहा है, आज की तारीख में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 50 लाख रुपए से ऊपर का कोई माल खरीद रहे हैं तो जीएसटी नंबर दिया होगा, जीएसटी नंबर के अंदर पैन होता है, लेकिन फिर भी अगर पैन नहीं होता है तो आपको 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर अपन एनालिसिस कर रहे हैं, उससे पहले गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन दी जो फाइनेंस एक्ट के अंदर है, एक बार उसको भी पढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, बायर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल्स, ग्रोस रिसीट्स और टर्नओवर, सारी चीज जोड़ दिया है, फ्रॉम business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out, not being a person as the central government may by notification in the official gazette specify for this purpose subject to such conditions as may be specified। बायर की डेफिनेशन बताया है। बायर कौन होगा? अभी 1 जुलाई 2021 से प्रोविजन एप्लीकेबल होने जा रहा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 अपना चालू हो रहा है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? फाइनेंशियल ईयर 20-21 में अगर आपका टर्नओवर या ग्रोस रिसीट फ्रॉम बिजनेस 10 करोड़ से ज़्यादा है, आप बायर हो जाएंगे। बायर कौन नहीं होगा? जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती कि हाँ ये बायर नहीं है, वो बायर नहीं माना जाएगा। क्रक्स क्या हुआ? 10 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर था, आप बायर की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाते हो। सबसेक्शन 2 एक इंसर्ट किया है इन्होंने, वेयर एनी सम रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, यानी कि अभी जो प्रोविजन बता रहा था कि अपने को टीडीएस डिडक्ट करना है, इज क्रेडिटेड टू any account whether called suspense account or by any other name in the books of account of the person liable to pay such income, such credit of income shall be deemed to be the credit of such income to the account of the payee and the provision of this section shall apply accordingly। यानी क्या होगा यहाँ पे? सबसेक्शन 1 बोल रहा है आपको पेमेंट कर दो या अमाउंट क्रेडिट कर दो उनके लेजर में, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। आपने क्या किया? आपने बचने के लिए सस्पेंस अकाउंट में फिगर्स ट्रांसफर कर दिए, तो क्या अब बच जाओगे क्या? नहीं। सस्पेंस अकाउंट में आपने फिगर्स ट्रांसफर किए हैं तो भी आपको टीडीएस तो काटना है। अगर हमको तो पता ही नहीं है तो क्या करना है? आपकी इनकम मान ली जाएगी। अब सवाल आता है, आप इनकम कैसे मानोगे? मैंने माल परचेज किया, मैंने पेमेंट क्रेडिट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, तो आप इनकम कैसे मानोगे? हमको एक प्रोविजन और देखना पड़ेगा साथ में, सेक्शन 40 स्मॉल a 1a। क्या बोलता है वो?
अगर आपको टीडीएस काटने की लाइबिलिटी है जो आप पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप टीडीएस नहीं काटते तो 30% अमाउंट हम डिसअलाउ कर देंगे। यानी कि मतलब क्या हुआ, 30% आपकी इनकम मान ली जाएगी इस प्रोविजन की अगर एनालिसिस करें तो। मेरे हिसाब से डिसअलाउ करने के बाद आपकी इनकम बना देंगे। सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 जनरल है। उन्होंने इशू किया है कि अगर बोर्ड को कोई तकलीफ आती है इस सेक्शन को एप्लीकेबल कराने में तो गाइडलाइन इशू कर सकते हैं, और जो भी गाइडलाइन इशू करेंगे तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों के अंदर उनको प्रस्तुत करना रहेगा। सबसेक्शन 5 इंसर्ट हुआ है एक और, वो क्या बोलता है 194Q सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall not apply to a transaction on which, दो कंडीशन दिया है कि अगर ये वाला केस आता है तो टीडीएस का ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ए पॉइंट, टैक्स इज डिडक्टिबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि 194Q के पहले किसी भी टीडीएस के प्रोविजन के अंदर अगर ये ट्रांजैक्शन कवर हो रहा है तो आपको फिर 194Q में टीडीएस नहीं काटना है। आप जिस सेक्शन में टीडीएस काटे थे आपको उसी सेक्शन में टीडीएस काटना है। अब एंड वर्ड यूज किया है, आई थिंक यहाँ पे और होना चाहिए OR, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ने एंड वर्ड यूज किया है। टैक्स इज कलेक्टिबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C अदर देन a transaction to which subsection 1H of section 206C applies। लास्ट ईयर एक सेक्शन इंसर्ट हुआ था 206C सबसेक्शन 1H। वो क्या बोलता है, वो बात करता है कि जब सेलर के पास पेमेंट आएगा तो उसको टैक्स कलेक्ट करना है, यानी कि टीसीएस का प्रोविजन था। तो ये क्या बोल रहा है, अगर टीसीएस के प्रोविजंस लग रहे हैं तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा, फिर अपन 194Q एप्लीकेबल नहीं करेगी। लेकिन जहां पर 206C सबसेक्शन 1H लगता है ना, उसको 194Q ओवरराइड कर जाएगा। जी हाँ, अगर 206C 1H के अंदर आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे थे तो अब आप कलेक्ट मत करिएगा अगर आपका बायर टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो। अब डिडक्शन होगा, कलेक्शन नहीं होगा 194Q के अंदर। मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर 206C 1H भी लग रहा है और 194Q भी लग रहा है, हम क्या करेंगे, 206C 1H नहीं लगेगा, 194Q में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब तकलीफ यहाँ पे ये है, पिछले साल तक यानी कि जस्ट जो भी साल खत्म हुआ है इसके अंदर टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है सेलर के द्वारा। अब अगर ट्रांजैक्शन कई लोगों के ज़्यादा हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा, उनको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपकी मजबूरी की डिपार्टमेंट बोल रहा है आपको बताना पड़ेगा कि आप टीसीएस कलेक्ट मत करना मेरा, मैं आपका टीडीएस काट रहा हूँ। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन गैप हुआ तो आप लोगों की जो वर्किंग कैपिटल है वो उलझने वाली है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक सवाल खड़ा होता है, आपने क्या बोला, रेसिडेंट सेलर अगर है तो उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर एक रेसिडेंट सेलर एक्सपोर्ट कर रहा है, आउट ऑफ द इंडिया माल बेच रहा है, तो क्या वो फॉरेनर व्यक्ति, क्या वो इंपोर्टर टीडीएस डिडक्ट करेगा? प्रैक्टिकली इसको किस तरह से आप देखेंगे, हम गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन करेंसी जल्दी से जल्दी भारत देश में आए, लेकिन अगर इंपोर्टर जो फंड्स रेमिट करने वाला है अगर उसको रोक लेगा तो और भी जमा कैसे करेगा? फिर उसके ऊपर आप बर्डन दे रहे हो कि एक तो माल खरीदेगा हिंदुस्तान से, ऊपर से हिंदुस्तान के टैक्स कंप्लायंसेस के लिए टीडीएस रिटर्न्स भी फाइल करेगा। हो सकता है सीबीडीटी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन इशू करे आगे जाके, लेकिन अभी तक उन लोगों ने इस चीज़ को मना नहीं किया है। फाइनेंस एक्ट पढ़ने में कहीं भी ये नहीं लगता है कि 194Q इम्पोर्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो टीडीएस डिडक्ट ना करे। अपन कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करें उससे पहले एक बार समरी ले लेते हैं। रेसिडेंट सप्लायर है तो टीडीएस काटा जाएगा। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट क्लेरिफाई करे कि जो इंडियन बायर्स है वो ही टीडीएस डिडक्ट करे ताकि वो इजी हो जाएगा उनके लिए डिपॉजिट करना।
बायर कौन होता है? फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर जिसका टर्नओवर क्रॉस कर गया, ग्रॉस रिसीट क्रॉस कर गई, सेल्स क्रॉस कर गई 10 करोड़ रुपए, आप बायर हो जाओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोलती कि इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं है। गुड्स कोई सा भी हो, कैपिटल गुड्स हो या आपका नॉर्मल गुड्स हो, टीडीएस के प्रोविजन के अंदर आप कवर हो जाते हो, क्योंकि वहाँ पे केवल गुड्स वर्ड यूज़ किया है। 194Q या 2061H, आपको 2061H को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, 194Q प्रिवेल कर जाएगा। नहीं डिडक्ट किया, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, क्या कर लोगे? आपकी इनकम मान ली जाएगी। सेक्शन 40 स्मॉल ए आई ए 1A के अंदर आपको 30% डिसअलाउ कर देंगे और आपका इनकम मान लिया जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर कोई एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं हो रहा है तो वो इनकम ट्रीट किया जा रहा है। हाँ, जब आप आगे जाकर टीडीएस जमा कर देते हैं तो नॉर्मल प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, आपको बाद में डिडक्शन दे दी जाएगी। एक क्वेश्चन, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर इस प्रोविजन एप्लीकेबल होगा क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड अगर आप खरीदते हो, सबसे पहली बात तो गुड्स है नहीं, तो 194IA का जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू होगा। एक और सवाल, इलेक्ट्रिसिटी के पेमेंट के ऊपर क्या होगा? इन द ईयर ऑफ 2002 एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस एनटीपीसी। वहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला है? इलेक्ट्रिसिटी इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी दो इट इज नॉट टेंजिबल। वो प्रॉपर्टी है, टेंजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी है। मतलब वहाँ पे आपको गुड्स मानना पड़ेगा, आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। 2061H के अंदर तो रिलैक्सेशन दे दी थी कि इस इलेक्ट्रिसिटी का जो पेमेंट आता है आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। अब क्या टीडीएस काटेंगे हम बिजली कंपनियों का? गवर्नमेंट अगर क्लैरिफिकेशन देती है तो अपने को देखना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाला है, आज 4 जून हो चुकी है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई नहीं किया है। एक और क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर के ऊपर कई सारे जजमेंट्स आ रखे हैं। अगर आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर है टीडीएस कटेगा क्योंकि वो गुड्स की कैटेगरी में जाता है, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करवा रहे हो फिर वहाँ पे टीडीएस की दरकार नहीं है क्योंकि वो सर्विस के अंदर आ जाता है। एक और क्वेश्चन, अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हो जो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं रहेगी तो क्या टीडीएस काटोगे? प्रोविजन में लिखा है अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो और आपका बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से क्रॉस कर चुका है और आप इस साल में 50 लाख रुपए से ऊपर का माल खरीद रहे हो, हमको कोई मतलब नहीं आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। अगर आप बिजनेस पर्सन हो और आपका टर्नओवर क्रॉस कर जाता है और आपकी इस बार की लिमिट आप के अंदर आप कवर हो जाते हो, आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई हमने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस किए हैं या अलाइड एक्सपेंडिचर्स है तो क्या होगा? सर अगर वो बिल के अंदर जुड़ा हुआ है तो आपको टीडीएस काटना है, बिल के अंदर जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर आप उस लिमिट से बाहर हो जाएंगे। अब एक बात और आती है सामने अपने उठ के, अगर हमने एडवांस दिया तो क्या टीडीएस कटेगा? जी हाँ, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अब इशू यहाँ पे आएगा, हमने हमारी कोई एसोसिएट है उसको लोन दिया है, एसोसिएट से आप पैसे वापस ले नहीं रहे, हमने माल खरीद लिया तो क्या करेंगे? सर आपको ना अपनी अकाउंटिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बचना चाहते हैं कि आपके ट्रांजेक्शन्स को जेन्युइन प्रूव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स है वो जेन्युइन ही रहे, ज़बरदस्ती उसके ऊपर 194Q का बर्डन ना आए, सर आप सेपरेट कर लीजिए क्या तो लोन है और क्या आपके एडवांसेस है। अगर मान लीजिए आपने लोन दिया है और बाद में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, सर आपके लीजर्स प्रॉपर रखिए, या अब आप ट्रीटमेंट करें तो उसका डॉक्यूमेंट्री कोई एविडेंस रख लीजिए। सबसे सिंपल तरीका है आप अलग लेजर रखिए, जब आपका लोन एडवांस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस एंट्रीज को ट्रांसफ़र करिए, फंड्स को वहाँ पे ट्रांसफ़र दिखेंगे, उस टाइम पे आप उसका टीडीएस डिडक्ट कर लीजिएगा। सर अगर मैं ब्रांच को अपना माल दे रहा हूँ तो क्या मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है? सर आप जीएसटी के अंदर इनवॉइस इशू कर देते हैं ब्रांच ट्रांसफ़र के अंदर भी, ब्रांच एक ब्रांच, बी ब्रांच, सी ब्रांच, सर ये सेपरेट लीगल एंटिटी अपन नहीं बोलेंगे, वो एक ही पर्सन है, एक ही पेन के अंदर कवर होता है। तो यहाँ पे हम टीडीएस नहीं लगाएंगे कि हम लोग इनकम टैक्स अलग अलग
ब्रांचेस को अलग अलग पर्सन ट्रीट नहीं करता है। सर अगर किसी सेलर की मल्टीपल यूनिट्स है तब हम क्या करें? हम हर यूनिट से थोड़ा थोड़ा माल खरीद लेते हैं? नहीं सर, वैसा नहीं कर सकते। सेलर का पेन तो एक ही रहेगा ना। अगर उसका पैन नंबर एक ही है तो आपको एग्रीगेट देखना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सर अगर बायबैक के ऊपर टीडीएस लगेगा क्या? बायबैक के अंदर हो क्या रहा है? एक पार्टी अपने शेयर्स बेच रही है सर, वहाँ पे तो गुड्स है, वो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। हो सकता है गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ क्लेरिफिकेशन दे कि इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को टीडीएस 194 क्यू के दायरे से हम बाहर रखें। सर अगर मैं पेमेंट करने की जगह कुछ माल दे देता हूँ या शेयर्स दे देता हूँ या मेरी प्रॉपर्टी दे देता हूँ तो भी क्या टीडीएस लगेगा? सर आप कुछ भी खरीद रहे हैं, आप पार्टी के, सेलर के, सप्लायर के लेजर को क्रेडिट करेंगे। आपने वहाँ क्रेडिट कर दिया और टीडीएस 194 क्यू के अंदर एप्लीकेबल हो गया सर, आप कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 194 क्यू क्या लोन ऑफ मटेरियल के ऊपर लगेगा? लोन ऑफ मटेरियल मतलब क्या? एक बिल्डर है, एक दूसरा बिल्डर है। ए बिल्डर के पास माल नहीं है, उसने बी को बोला भैया माल दे दे, जब मेरे पास माल आ जाएगा मैं तेरे को वापस दे दूंगा। छड़ हो गया, सीमेंट, रेती, गिट्टी, कुछ भी हो सकता है। सर यहाँ पे परचेजिंग नहीं हुई है, आप परचेज करोगे तो टीडीएस लगेगा, अदरवाइज तो लगता नहीं कि इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई होप आगे भी मैं वीडियोस लेकर आता रहूँ एंड आई विश कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, ठीक रहें। जय हिंद, जय भारत।